आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सच कहूं तो आज का विषय कुछ ऐसा है जो हम सब की रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, मतलब अगर हम सिर्फ एक आम दिन को देखें तो कितने ही ईमेल्स भेजे जाते हैं, ढेरों पीडीएफ फाइल्स बनती हैं, स्प्रेडशीट्स का तो कोई अंत ही नहीं है। दूर। कभी-कभी लगता है कि बस डूबने ही वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। यही स्थिति होती है ज्यादातर संस्थाओं की। तो इसीलिए हम नॉलेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एंड ओवरव्यू पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये रिसर्च बहुत ही सटीक तरीके से इस डिजिटल उलझन को सुलझाती है। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। देखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि जानकारी कहाँ से लाएं या नया डेटा कैसे पैदा करें। हाँ, डेटा की तो कोई कमी नहीं है। सही कहा। सबसे बड़ी उलझन तो ये है कि उस जानकारी के पहाड़ में से ठीक उसी वक्त वो एक जरूरी लाइन या फाइल कैसे खोजी जाए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और यहीं पर नॉलेज मैनेजमेंट, ये जिसे हम केएम कहते हैं, उसकी असली अहमियत समझ में आती है। अक्सर जब लोग ये शब्द सुनते हैं नॉलेज मैनेजमेंट, तो उन्हें लगता है कि ये बस एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव। हाँ, या किसी महंगे क्लाउड स्टोरेज का नाम है जहां बस फाइलों को डंप कर दिया जाता है। बिल्कुल, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये केवल डेटा को सेव करने के बारे में नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि वो जानकारी एक जिंदा संसाधन की तरह कैसे काम आ सकती है। मतलब मृत डेटा को एक एक्टिव टूल में बदलना। एकदम सही। एक ऐसा टूल जो फैसलों को बेहतर बनाए और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। तो चलिए इसे समझते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया को किसी थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक जमीनी हकीकत की तरह देखते हैं। ओवरव्यू में नॉलेज मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के 4 मुख्य चरणों की बात की है। जी, कैप्चर, स्टोर, शेयर और अप्लाई। सुनने में तो ये किसी कॉर्पोरेट सेमिनार के भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन अगर एक आम मंगलवार की दोपहर को किसी ऑफिस में देखें तो ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी के दिमाग में एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग आइडिया आता है और वो उसे डिजिटल नोटपैड पर लिख लेता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यहीं से असली सफर शुरू होता है। जब वो आइडिया नोटपैड पर लिखा गया, तो वो पहला चरण है, जानकारी को कैप्चर करना। लेकिन अगर वो सिर्फ उसी के लैपटॉप में रह गया तो वो नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ एक पर्सनल डायरी बनकर रह गया। इसलिए दूसरा चरण आता है स्टोर करना, जहां उस आइडिया को किसी सेंट्रल सिस्टम में डाला जाता है। हाँ, ताकि वो सुरक्षित रहे और आसानी से मिल सके। बिल्कुल। फिर तीसरा चरण है शेयर करना, यानी ज्ञान को पूरी संस्था में फैलाना, ताकि जिस टीम को जरूरत हो वो उस तक पहुंच सके। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है अप्लाई करना। अप्लाई करना मतलब मान लीजिए 6 महीने बाद कोई दूसरी टीम वैसा ही कैंपेन बना रही है। हाँ, और वे उस पुराने आइडिया को खोजकर उससे सीखकर अपना नया कैंपेन लॉन्च करते हैं। वो अप्लाई करना हुआ। ये पूरी साइकिल एक लगातार चलने वाला लूप है। ये लूप तो समझ आ गया, लेकिन इसे हकीकत में चलाने के लिए तकनीक चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट जानकारी को खोजना ही है। कंपनियों में फाइलें अलग अलग सर्वर पर पड़ी होती हैं, कुछ ईमेल्स में दबी होती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए एंटरप्राइज सर्च तकनीकें गेम चेंजर साबित होती हैं। जैसे कि गूगल क्लाउड सर्च हो गया या इलास्टिक सर्च। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट सर्च का भी काफी इस्तेमाल होता है। जी। और इससे भी एक कदम आगे है फेडरेटेड सर्च। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। इसके जरिए अलग अलग सिस्टम्स जैसे शेयर पॉइंट और कॉन्फ्लुएंस को एक ही जगह से खंगाला जा सकता है। अच्छा, मतलब अलग अलग ऐप्स खोलने की जरूरत ही नहीं। एकदम। आपके पास बस एक सिंगल सर्च बार होता है। आप सवाल डालते हैं और वो पूरे इकोसिस्टम से जानकारी निकालकर सामने रख देता है। लेकिन यहाँ एक बात जो अक्सर परेशान करती है, क्या ये सिर्फ एक बेहतर स्पेल चेक है? मतलब अगर कोई लॉगिन एरर सर्च कर रहा है तो क्या सिस्टम सिर्फ उन फाइलों को दिखाएगा जिनमें ये 2 शब्द लिखे हैं? यही वो जगह है जहां पुरानी तकनीक और नई एआई संचालित तकनीक के बीच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। सिमेंटिक सर्च सिर्फ शब्दों को नहीं देखता, वो खोजने वाले के इरादे यानी इंटेंट को समझता है। इंटेंट को कैसे? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई सर्च बार में टाइप करता है, सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है। एक पुराना सिस्टम सिर्फ क्रैश शब्द वाली हजारों फाइलें दिखा देगा, जिनमें शायद किसी ऑफिस पार्टी के क्रैश होने का जिक्र भी हो। हाँ, वो तो बिल्कुल ही गलत जानकारी हो गई। बिल्कुल। लेकिन सिमेंटिक सर्च जैसे कि ओपन एआई जीपीटी या गूगल बर्ड के मॉडल्स। और IBM वॉटसन डिस्कवरी जैसे टूल्स भी। हाँ, बिल्कुल।
ये एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ जाते हैं कि व्यक्ति किसी सॉफ्टवेयर की तकनीकी खराबी से जूझ रहा है और उसे ट्रबल शूटिंग गाइड की जरूरत है। वे शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को पकड़ लेते हैं। क्या बात है, ये तो सच में एक अहा मोमेंट है। मतलब ये इंसानी भाषा की गहराइयों को समझने की कोशिश है। लेकिन सर्च तो सिर्फ पहला कदम हुआ। जब सिस्टम समझ गया कि क्या खोजना है तो उसे पेश करना भी जरूरी है, जिसे रिट्रीवल और डिस्कवरी कहा गया है। एकदम सही। डेटा को व्यवस्थित करना ही रिट्रीवल है। इसके लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव या अल्फ्रेस्को का इस्तेमाल होता है। और एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट या ईसीएम का भी बड़ा रोल है इसमें। हाँ, ये सिस्टम डेटा को एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढांचे में रखते हैं। इसे तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बिखरी हुई डेस्क और एक सलीके से लगाई गई फाइलिंग कैबिनेट के बीच का फर्क। डेस्क पर कागज फैले हैं तो कुछ खोजना नामुमकिन है, लेकिन कैबिनेट में आप आंख बंद करके भी सही कागज निकाल सकते हैं। वो एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है नॉलेज ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट, जैसे Neo4j या AWS नेपच्यून। ये डेटा को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो कैसे? फाइलिंग कैबिनेट से अलग कैसे है ये? कैबिनेट में फाइलें अलग अलग होती हैं, लेकिन नॉलेज ग्राफ सिर्फ डेटा पॉइंट्स को सेव नहीं करते, बल्कि वे उनके बीच के रिश्तों को दर्शाते हैं। रिश्तों से मतलब? डेटा के बीच कैसे रिश्ते? इसे एक जासूस के उस बोर्ड की तरह सोचिए जहां वो तस्वीरों को लाल धागों से जोड़ता है। नॉलेज ग्राफ ठीक वैसा ही एक डिजिटल धागा है। मतलब चीजों को आपस में लिंक करना। हाँ, मान लीजिए एक कर्मचारी का प्रोफाइल है। नॉलेज ग्राफ उस प्रोफाइल को उसके पिछले प्रोजेक्ट से जोड़ देगा, फिर उन प्रोजेक्ट्स को उनमें इस्तेमाल हुई खास तकनीकों से जोड़ देगा। अब अगर किसी मैनेजर को एक खास तकनीक के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो सिस्टम सीधा उस लाल धागे के जरिए उस कर्मचारी के प्रोफाइल तक पहुंच जाएगा जिसने इस पर काम किया था। बिल्कुल सही पकड़े। जब डेटा के बीच रिश्ते बन जाते हैं तो सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। ये तो कमाल है। और अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स का जिक्र आता है। ये मुझे नेटफ्लिक्स की याद दिलाता है। हम कुछ ढूंढते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम बता देता है कि आगे क्या देखना चाहिए। बिल्कुल सटीक तुलना है। बिजनेस में भी डिस्कवरी का यही मतलब है, उस जानकारी को खोजना जो शायद हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास है। हाँ, जैसे मीटिंग से पहले ही उससे जुड़े पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का सुझाव मिल जाना। एकदम। और इसके लिए डेटा माइनिंग टूल्स जैसे रैपिड माइनर या अपाचे महूट बहुत काम आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन भी है। कंपनियों में ज्यादातर जानकारी किसी एक्सेल शीट में नहीं होती, वो लंबी ईमेल्स या चैट हिस्ट्री में होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसे सुलझाना तो बहुत मुश्किल होगा। ये नॉलेज मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और यहीं टेक्स्ट एनालिटिक्स और NLP की ताकत सामने आती है। स्पेसी और NLTK जैसे टूल्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो ये टूल्स करते क्या हैं असल में? कल्पना कीजिए कि किसी नाराज ग्राहक का 3 पेज का लंबा ईमेल आता है। कोई इंसान उसे पढ़ेगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन एक NLP सिस्टम उस अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को सेकंडों में स्कैन करेगा और ठीक उस प्रोडक्ट का नाम और डिफेक्ट निकालकर एक रिपोर्ट बना देगा। सच में कचरे के ढेर से खजाना निकालने जैसा है ये। लेकिन ये खजाना खोजना तभी मुमकिन है जब जानकारी कैटेगराइज्ड हो, और इसके लिए टैक्सोनॉमी जनरेशन की बात की गई है। एक बहुत दिलचस्प लाइन है, स्ट्रिंग्स नहीं थिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये कॉन्सेप्ट KM की दुनिया में एक क्रांति है। पुराने सिस्टम में अगर कोई एप्पल शब्द सर्च करता था तो सिस्टम उसे सेब का फल और आईफोन बनाने वाली कंपनी सब कुछ एक साथ दिखा देता था, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक शब्द या स्ट्रिंग था। अच्छा, मतलब सिर्फ अक्षर मैच कर रहा था। हाँ, लेकिन विकीडेटा और RDF जैसी नई टैक्सोनॉमी तकनीकों से सिस्टम उन अक्षरों को वास्तविक दुनिया की वस्तुओं यानी थिंग्स के रूप में समझता है। मतलब वो समझ जाता है कि व्यक्ति आईपैड की मदद ढूंढ रहा है या सेब के पेड़ लगाने के तरीके। बिल्कुल। और आज के समय में ये काम मैन्युअली नहीं होता। जब डेटा लाखों में हो तो ऑटोमेटेड टैक्सोनॉमी काम आती है, जैसे IBM इन्फोस्फेयर या पूल पार्टी जैसे सिस्टम, जो खुद डेटा को पढ़ के सही कैटेगरी में डाल देते हैं। जी बिल्कुल। इससे मुझे एक और कॉर्पोरेट शब्द याद आया, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। मैंने देखा है ऑफिस में एक ही फाइल के 10 वर्जन घूम रहे होते हैं, फाइनल V1, फाइनल V2। हाँ, असल में फाइनल। तो क्या ये ऑटोमेशन इस समस्या को भी खत्म करता है? 100%। मेटा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे अपाचे एटलस और टैलेंट यही सुनिश्चित करते हैं कि केवल एक ही प्रमाणित वर्जन मौजूद हो। यही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इससे कंफ्यूजन खत्म होता है। और इस पूरी बातचीत में AI की भूमिका बार बार सामने आ रही है।
इंटेलिजेंट सर्च हो या ऑटोमेटेड कंटेंट एनालिसिस, और तो और प्रेडिक्टिव इंसाइट्स की भी बात होती है। हाँ, प्रेडिक्टिव इंसाइट्स का मतलब है कि एआई डेटा पैटर्न का विश्लेषण करके भविष्य का अनुमान लगाता है। अगर वो देखता है कि किसी प्रोजेक्ट की पुरानी गलतियों के रिकॉर्ड्स अचानक बहुत सर्च किए जा रहे हैं, तो वो पहले ही अलर्ट कर देगा कि कोई बड़ी तकनीकी समस्या आने वाली है। एकदम सही। ये भविष्य की समस्याओं को भांप लेना हुआ। ये सब बहुत आधुनिक लगता है, लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हर कोई तो आईटी डिपार्टमेंट में नहीं है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आधुनिक वर्कस्पेस अब फाइलों का ढेर नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है शोर। नोटिफिकेशंस और ईमेल्स का जो शोर है, एआई उस शोर को काटकर एकदम सटीक जानकारी हम तक पहुंचाता है। तो इस सब का जमीनी स्तर पर फायदा क्या है? आइए सीधे वित्तीय लाभ की बात करते हैं। रिसर्च में कॉस्ट सेविंग्स का एक बहुत ही चौंकाने वाला ग्राफ है। हाँ, वो ग्राफ वाकई हैरान करता है। जब नॉलेज मैनेजमेंट लागू किया गया तो 2021 में लगभग $50,000 की बचत हुई। और फिर 2022 में यह बढ़कर $1,50,000 हो गया और 2023 में यह बचत सीधे $3,00,000 तक पहुंच गई। एक मिनट, एक ही साल में 1,50,000 से सीधे $3,00,000, ये छलांग आई कैसे? क्या किसी सॉफ्टवेयर ने जादू कर दिया? कोई जादू नहीं। रिडंडेंट एफर्ट्स यानी दोहराई जाने वाली मेहनत का कम होना इसका सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए टोक्यो ऑफिस की एक टीम किसी बग को सुलझाने में 3 हफ्ते लगाती है। ठीक है। अब 6 महीने बाद दिल्ली ऑफिस की टीम के सामने वही बग आता है। अगर केएम सिस्टम नहीं है तो वे भी 3 हफ्ते बर्बाद करेंगे। ओहो, पहिए का दोबारा आविष्कार करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन बेहतरीन सिस्टम होने पर दिल्ली की टीम सर्च करेगी और टोक्यो टीम का बनाया सोल्यूशन सामने आ जाएगा। जो काम 3 हफ्ते का था वो 3 मिनट में हो गया। जरा सोचिए, उन इंजीनियर्स के समय की कीमत क्या होगी? जब ये पूरी कंपनी में होता है तो $3,00,000 की बचत आम बात है। एकदम, समय की बचत और तेजी से लिए गए फैसले ही इस वित्तीय छलांग का कारण है। ये डेटा साबित करता है कि ये सीधे प्रॉफिट से जुड़ी चीज है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जाए? रिसर्च में 3 व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। जी, पहला कदम है असेस नीड्स, मौजूदा कमियों को पहचानना। मतलब ये समझना कि बीमारी क्या है, क्या जानकारी खो रही है, या लोग एक ही काम बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा कदम, सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज। बाजार में हजारों महंगे टूल्स हैं, लेकिन ऐसा टूल चुनना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो। हाँ, क्योंकि अगर टूल चलाने के लिए डिग्री चाहिए तो कोई उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। सही कहा। और यहीं पर तीसरा कदम आता है, ट्रेन एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। नॉलेज मैनेजमेंट सिर्फ एक आईटी प्रोजेक्ट नहीं है, यह काम करने की संस्कृति को बदलने के बारे में है। मतलब उन्हें यह समझाना कि ज्ञान साझा करने से उनका अपना कितना फायदा है। बिल्कुल, जब झिझक दूर होती है तो एक बेहतरीन माहौल तैयार होता है। क्या बात है। अब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के निष्कर्षों को समेटें तो एक बात साफ हो जाती है, ये केएम तकनीकें, सर्च इंजन्स और नॉलेज ग्राफ्स किसी भी संस्था के लिए एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये इनोवेशन को बढ़ावा देने का असली इंजन है। बिल्कुल। जानकारी को केवल सेव करना काफी नहीं है, उस शोर शराबे के बीच से निकालकर सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाना ही सफलता की चाबी है। इस विस्तृत विश्लेषण ने हमें तकनीक के उस संगम तक पहुंचाया है जहां एआई एक अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। क्या एआई एक नए युग का विचारक बनने की राह पर है? इसी गहरे सोच विचार के साथ हम आज के इस रोमांचक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक सवाल पूछते रहना और सीखते रहना बहुत जरूरी है।